नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से एक बार अशोक वानखेड़े साहब। अशोक वानखेड़े साहब, वैसे तो हफ्ते में एक बार हम लोग आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा हो गया है कि शायद उसमें अब हर घंटे पे चर्चा करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र, मुझे उम्मीद नहीं थी महाराष्ट्र एकदम सेंटर स्टेज पे आ जाएगा, लेकिन देश की पूरी राजनीतिक गतिविधियाँ इस समय महाराष्ट्र में हो रही हैं। अशोक भाई, मैं बैकग्राउंड सब आपको पता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं-नहीं, ये शरद पवार जी का वो है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसको नहीं मानता हूँ। उम्र के इस दरा वहाँ पे खड़े होके शरद पवार इस तरह का कोई क्यों करेंगे? मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये लोगों के जीवन और देश की नियति का सवाल है। आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और इसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा और बता देते हैं, ये क्यों हो रहा है? मतलब अजीत पवार साहब का चाचा को छोड़ के जाना बहुत अजीब-सा था। अजित पवार का विद्रोही तेवर आज से नहीं है आनंद जी। जब छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री थे तो अजित पवार ने तब भी गन पॉइंट पे आ, ये कंपेल करवाया था शरद पवार जी को कि वो छगन भुजबल से इस्तीफा देकर अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि शरद पवार को लग रहा था कि ये सब परिवार में नहीं होना चाहिए, कोई बाहर का आदमी उप मुख्यमंत्री बने तो ठीक है। लेकिन फिर सब सुनील तटकरे सेनापति बन के आए और उन्होंने दो टूक बात कह के तो अजित पवार फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने। वो ऐतिहासिक मीटिंग जिसमें शरद पवार हूट हुए, ये सारा देश जानता है और शरद पवार नहीं जानते, इसी बात नहीं। करीब करीब एक डेढ़ महीने पहले 10 लोग शरद पवार जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम ईडी के रडार पे हैं और कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, हमने कागज भी दिए हैं, हमको बीजेपी ज्वाइन करना होगा। तो शरद जी ने कहा फिर आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। उन्होंने कहा साहब मेंबरशिप चली जाएगी ठीक है, राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कमाया वो तो बचेगा और जेल जाने से बचेंगे। तो तुरंत तब शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर संजय राउत ने तब पहला ट्वीट किया था कि कुछ बगावत होने की चांसेस है। ये जो लोग गए बड़े सरप्राइजिंग है, मतलब अजीत दादा से ज्यादा सरप्राइजिंग प्रफुल्ल पटेल है, प्रफुल्ल पटेल, अजीत दादा जी, से ज्यादा सरप्राइजिंग छगन भुजबल है, जी, उनसे ज्यादा दिलीप वत्स पाटिल है। दिलीप वत्स पाटिल के बारे में कहते थे कि ये तो सास भी सांप को पूछ के करते हैं, जी, लेते हैं। जी, ये जब लोग वहां गए हैं, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं रडार पे है, इन सभी ने अटूट पैसा कमाया है। और जब आपने पैसा कमाया है और जब आप गन पॉइंट पे है तो आपको बचाना है। अजीत पवार का एक बेटा सिंगापुर में शुगर का ट्रेड करता है और शुगर का बड़ा, वर्ल्ड के बड़े प्लेयर में एक माना जाता है उनकी कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो जब तार अपने बच्चे तक पहुंचते हैं तो पिता तो घबराता है। तो शरद पवार जी को ये पता था, क्योंकि करीब करीब उसी पीरियड में जब मेरी किसी से बात हुई थी जो शरद पवार के बहुत नजदीकी है, उनने कहा कि साहब ने कहा कि फिर से तैयारी करो, जिले जिले लेवल पे वर्कआउट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर से एक बार रोड पे उतरना पड़ेगा। ये वो जानते थे, तैयारी तब से चल रही थी। शरद पवार जी ये कहेंगे कि मुझे पूना में क्या, मैं पूना में बैठा हूँ, मुंबई में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सुप्रिया सुळे स्वयं उस बैठक में बैठी थी जब ये तय हुआ कि सरकार को ज्वाइन करेंगे। सुप्रिया सुळे वहां से उठ के बाद पिता और पुत्री के बीच में इतना संवादहीनता तो होगा नहीं। सवाल है कि जो एमएलए वहां थे उनमें से कईयों को ये कंफ्यूजन था कि शरद पवार जी ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, क्योंकि सुप्रिया जी भी बैठक में है, छगन भुजबल बैठक में है, प्रफुल्ल पटेल बैठक में है, दिलीप वत्स पाटिल बैठक में है। अब जब शरद पवार ने सबको फोन करके बोला कि परत यार, मतलब वापस आइए, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को कंफ्यूजन हो गया। और इसीलिए अब ये किसी को पता नहीं है, शरद पवार भी नहीं जान पा रहे कि उनके पास कितने लोग हैं, अजित पवार खुद नहीं जान पा रहे उनके पास कितने लोग हैं। क्योंकि लोगों को बुलाया गया था, सिग्नेचर हुई कागज पे, तो लोगों को लगा कि ये अध्यक्ष पद अजीत दादा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। जी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम सरकार ज्वाइन कर रहे हैं तो इट वॉज अ शॉकिंग फॉर एवरीबॉडी। दूसरी बात, उन्होंने पहले ही 9 लोगों को इस्तीफा मतलब शपथ दिलवाई, अब किसी का मंत्री बनने का वहां कोई चांस नहीं। तो मंत्री के लालच में कोई जाने को तैयार है या नहीं है। शरद पवार एक ऐसे इंसान है कि जिनका जीवंत लोक संपर्क है, तो संगठन पे पकड़ तो शरद पवार की है। शरद पवार कल रास्ते पे निकल ले, ये वही शरद पवार है जिन्होंने कांग्रेस को भी जितवाया और खुद की पार्टी को भी जिंदा किया एक ईडी के नोटिस पे। और उसको 4 साल पहले की बात है, 4 साल में उनकी स्थिति वही है मेडिकल और फिजिकल जो आज थी।
वो 1980 की जब बात करते तो कई लोग कहते कि उसको 43 साल हो गए, 43 साल बाद क्या करेंगे? सवाल 43 साल बाद नहीं, जब 2019 का आप देखेंगे तो आपको 2019 और 2023 में ज्यादा 4 साल का फर्क है। 4 साल ये आदमी, और लगातार ये अभी भी एक ऐसे नेता है कि जब सुबह 7 बजे आप पूना में जाइए, आप बारामती में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, यदि सुबह 7:30 बजे आप शरद जी के घर गए तो शरद जी 7:30 बजे फुल तैयार होके बैठे रहते हैं और उनका लोगों का वार्तालाप चलता रहता है। लोग बाहर खड़े होते हैं मीटिंग के लिए। सबको पता है 7:30 7 से 7:30 के बीच में शरद पवार तैयार होके आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस उम्र में। और पूरा दिन भर वो अभी भी लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहे थे, पिछले 2 महीने में भी खूब ट्रैवल किया उन्होंने। तो तैयारी तो वो कर रहे हैं। कुल मिला के ये अपने बचाव के लिए गए हैं। ये भी जानते हैं कि ये सुइसाइडल अटेम्प्ट है, क्योंकि जी। जब चाचा के सामने खड़े होंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये सवाल उनको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन अभी तो बचने का जगह है। मुझे एक और जो मेरा वर्तमान में, जो मेरा व्यक्तिगत ऐसा जो आकलन है, जो मैं पहले भी देखता हूँ कि पहले भी अजीत पवार जब चले गए थे 80 घंटे की सरकार बनाने, तब भी ये लोग कह रहे थे कि अरे अजीत पवार ने धोखा दिया, अजीत पवार ने धोखा दिया। फिर बाद में ये तय हुआ, पता पड़ा कि वो शरद पवार भी उसके साथ थे, शरद पवार ने भी भेजा था। तो अजीत पवार ने 80 घंटे में जाके क्या किया, सरकार ने क्या किया ये तो सरकार जाने, लेकिन अजीत पवार ने 80 घंटे में अपना सिंचन घोटाले में से क्लीन चिट ले आए। हो सकता है 2-4 महीने ये सरकार के साथ रहे, पैसा भी कमाए, भ्रमण भी करे और अपना ईडी वीडी सब क्लियरेंस कर ले। और चीफ मिनिस्टर अशोक भाई, चुनाव का, चीफ मिनिस्टर बनने का दाव भी है। हाँ दाव भी है। और चुनाव के पहले हो सकता है कि टिकट बंटवारे को लेके, क्योंकि यदि एनसीपी ओरिजिनल ये है, वो भी 100 200 150 सीटों पे टिकट चुनाव तो लड़ेगी। क्या 150 सीट बीजेपी छोड़ने को तैयार है? वहां शिवसेना ओरिजिनल यदि वो है तो 41 पे तो चुनाव नहीं लड़ेगी, वो भी चुनाव लड़ना चाहेगी। तो अब ये 280 सीटों में एक तिहाई यदि इन्होंने किया, 70 80 80 सीटें यदि इन्होंने लड़ी, तो जो बीजेपी 105 सीटों पे जीती है वो 80 सीटों पे कैसे लड़ेगी? ये बहुत जद्दोजहद है। जो एकनाथ शिंदे के पास लोग बैठे हैं मंत्री बनने के लिए, आज एक मंत्री का तो बयान भी आया कि यदि हमको पता था कि हमको वापस एनसीपी के साथ ही बैठना है, इससे अच्छा हम शिवसेना ही नहीं छोड़ते। ये भी लोगों का बयान है। अब शिवसेना के जो एमएलए विधायक बैठे हुए थे मंत्री बनने के लिए, अब उनका तो नंबर कट ही गया। या बीजेपी में वो लोग लाइन पे बैठे हुए थे कि अब सेकंड एक्सपेंशन में हम कर, उनका भी नंबर कट गया। एक्सपेंशन हो भी गया तो 7-8 मंत्री और बनेंगे, उसमें तीनों का शेयर रहेगा, उसमें किसको क्या मिलेगा? अभी मंत्रिमंडल का बंटवारा बाकी है। जो बंटवारा होगा उसमें से सेना के कुछ मंत्रियों का जाएगा, उसमें से कुछ बीजेपी के मंत्रियों का जाएगा। तो उनके पास क्या जाएगा? क्योंकि अजीत पवार हार्ड बार्गेनर है, अजीत पवार कोई छोटे मोटे बार्गेनर नहीं है। अब ये मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के बीच में यदि देखा जाए तो सबसे ओवर पावरिंग अजीत पवार है। वो देवेंद्र फडणवीस को भी ओवर पावर कर सकते हैं और एकनाथ शिंदे को तो यूं ही कर लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो लगातार बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस इस सरकार को, पुरानी सरकार को ऑटो रिक्शा वाली सरकार कहती थी कि 3 पहिए की ऑटो है ये, और ये हमारे डबल इंजन की है। अब ये डबल इंजन की सरकार ऑटो वाली हो गई, क्योंकि ये भी 3 पहिए वाली हो गई। भ्रष्टाचार के मामले में आप बोलने के लिए तैयार नहीं, मतलब अब कोई जगह नहीं बची आपको। व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सदाचार, ये सब एक हो गए। तो ऐसे में आपको चुनाव में लेके जाना पड़ेगा। ये कह रहे हिंदुत्व का कार्ड, जो महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलता। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का कार्ड चलता है। अशोक भाई, और मराठी अस्मिता, अशोक भाई मैं उसी पे एक आपसे कर लूं, क्योंकि यही मेरा प्रश्न था। 2 चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे मराठी मानुस की बात करते हैं और ये मराठा प्राइड की बात करते हैं। आज आज शरद पवार से बड़ा कोई मराठा लीडर है नहीं, और 1 से 10 नंबर तक कोई नहीं है। 10 नंबर के बाद शायद किसी की गिनती हो तो मैं एक तो इस पे जरा आपसे कि जो मराठा प्राइड और मराठा अस्मिता की आप बात कर रहे हैं, और दूसरा एक चीज और कि जो हेल्थ पे लोग कह रहे हैं ना, दो दो हमारे सामने वो हैं। नरसिम्हा राव साहब, बिल्कुल उनका हेल्थ वो था, वो बढ़िया चलने फिरने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे थे। और दूसरे खड़गे साहब को आप कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से पहला और अब देख लीजिए, वो मतलब
उनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी हो गई है। तो एक एक शरद पवार के साथ एक जीवट है, वो किलिंग इंस्टिंक्ट वाले नेता है। वो मैं बोल रहा हूँ कि इस देश में दो ऐसे नेता है जो मैंने मेरे से आप सीनियर है आनंद जी, जो मैंने जिन लोगों को काम करते हुए देखा उनमें से दो नेता ऐसे हैं देश में, एक शरद पवार और एक दिग्विजय सिंह, जो चुनाव हरवाने में महारत रखते हैं। यदि उन्होंने तय कर लिया कि इसको चुनाव हरवाना है, तो फिर ऊपर से भगवान भी आए तो उसको जितवा नहीं सकते, इतनी कैपेबिलिटी इन दो नेताओं में है। इसलिए खेल करना वो जानते हैं, जनता की नब्ज जानते हैं। अब मैं आता हूं वैसी गुजराती और मराठी पे। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में गुजराती वर्सेस मराठी ये बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है। जब संयुक्त महाराष्ट्र बना, मतलब जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ भाषा पे, तो महाराष्ट्र ये कोई राज्य नहीं था भाई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक राज्य था, पहले एक सीपी एंड बेरार राज्य था और एक मुंबई राज्य था। मुंबई राज्य में गुजरात भी था, पश्चिम महाराष्ट्र भी था, नासिक तक का भाग आता था। तो जब गुजरात अलग हुआ तो मुंबई के लिए झगड़े हो गए। गुजरात भी मुंबई चाहता था और महाराष्ट्र भी मुंबई चाहता था। उस झगड़ों में 107 लोग शहीद हुए और वो 107 लोगों की शहादत का ठिकरा पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुंबई राज्य के, मुरारजी भाई, उनके ऊपर फूटा है। तो मुंबई जो मिली है वो 107 लोगों की शहादत देखी। तो गुजरातियों से मुंबई महाराष्ट्र मराठियों का तब से एक मन में अड़ी है। उसके बाद क्या हुआ, इसको धीरे धीरे ये डाई डाउन हो रहा था। गुजराती भी जितने मुंबई में थे, वो बाल ठाकरे की वजह से उनको एक प्रोटेक्टिव फेस मिल गया था कि जरा उनको कुछ तकलीफ होती तो बाल साहब के दरबार में जाते थे और फिर बाल साहब उनको साथ देते थे कि तू मुंबई का रहे, चलो साथ में। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो केंद्रीय कई कार्यालय मुंबई से गुजरात चले गए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात डकैती हुई इन प्रोजेक्ट्स की। उसके बाद लोग ये सोचने लगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मराठा साम्राज्य बढ़ाने के लिए जब दौलत पैसे की कमी पड़ी थी तो उन्होंने औरंगजेब की सूरत 2 बार लूटी थी। तो औरंगजेब की सूरत मराठों ने, छत्रपति जी ने लूटी, इसका बदला अब मोदी जी और शाह जी महाराष्ट्र में डकैती, मतलब महाराष्ट्र पे हमला करके ये जो प्रोजेक्ट लेके जाते हैं उनको डकैती समझ रहे हैं। तो ऐसे में इन गुजरातियों के खिलाफ एक सेंटिमेंट बना है। ये महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट जाने की बात नहीं है। ये महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट 1000 लोगों को मिल रहा था उसका सवाल नहीं है। ये महाराष्ट्र के जीएसटी का शेयर है। आप इमेजिन करिए, सेमी कंडक्टर जब महाराष्ट्र की में बनता और बिकता तो उसका जो जीएसटी महाराष्ट्र में मिलता वो हजारों करोड़ का था। जब टाटा के प्लेन बनते और बिकते तो उसका जीएसटी महाराष्ट्र में हजारों करोड़ का था। तो ये हर साल हजारों करोड़ का नुकसान महाराष्ट्र के रेवेन्यू को हो रहा है। जेएनपीटी में जो कार्गो का मूवमेंट है वो बहुत कम हो गया है, वो भी गुजरात के पोर्ट पे शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में स्टॉक मार्केट, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी गुजरात के गिफ्ट सिटी में चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं कमोडिटी मार्केट के और इसके, क्योंकि गिफ्ट सिटी जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस का हब बनाने जा रहे हैं मोदी जी। तो ऐसे में फिर मुंबई में बचेगा क्या? जब महाराष्ट्र का सारा शोषण ही कर रहा है तो ये हमारे मराठी नेता गुजरातियों के सामने नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? ये सेंटिमेंट है जो वहां बीजेपी को कमजोर करता है, या बीजेपी के साथ जो भी जाए वो कमजोर करता है। एकनाथ शिंदे चले गए, फिर महाराष्ट्र की एक राजनीति, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक महाराष्ट्र के राजनीति में, क्योंकि छत्रपति के टाइम पे भी वो राजनीति कहलाती थी, गद्दारों का एक अभिशाप है। छत्रपति को जीवन में मुगलों से और नवाबों से और खलीफाओं से लड़ने से ज्यादा उनको मराठों से लड़ना पड़ा, लोकल लोगों से लड़ना पड़ा। उनका आधा आधा समय तो उसमें गया और जब उन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया तब जाके मुगल से लेकर सबका उन्होंने लोहा लिया। छत्रपति संभाजी महाराज को भी जीवन में सबसे ज्यादा यदि तकलीफ हुई होगी तो अपनों से हुई, गद्दारों से हुई। ये गद्दारी का जो कीड़ा है ये महाराष्ट्र में हम हर समय लगा हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र में कई सालों से किसी एक राजनीतिक दल की सरकार नहीं बनी।
अलग अलग आरपीआई देखो तो 7-8 आरपीआई हो गई, कांग्रेस देखो तो एनसीपी उसमें से निकल गई, शिवसेना बढ़ गई, एआईएमआईएम एआई भी कुछ हाँ, निकले आती है। एमआईएम भी कुछ आ गई। तो महाराष्ट्र में ये अभिशाप है। इसलिए जब जब गद्दारी हुई है, जब जब लोग छोड़ के गए हैं, लोगों ने साथ नहीं दिया है। चाहे शरद पवार ने विद्रोह करके, शरद पवार तो जीत गए लेकिन उनके बहुत सारे लोग हार गए। शरद पवार के से जो लोग टूट के गए वो हार गए, शिवसेना से जो लोग चले गए वो हार गए। तो महाराष्ट्र की जनता समझती है। दूसरी बात है कि आज महाराष्ट्र की जनता को समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने जिस सिंबल पे ठप्पा लगाया था वो उनका अब एमएलए है किधर। मतलब आपको ट्रेल करना पड़ता है कि पहले ये इसके साथ था, अब इधर गया है, अब इधर गया है, अब सरकार में नहीं है, फिर सरकार में, अब नहीं है, फिर है। फिर आपने मतदान किसको किया? आपने मतदान उसको किया जो सत्ता का मक्खन खाने के लिए कभी भी तत्व, वो सब कस्में खाने के लिए कि जो अजीत पवार को चक्की पिसवाएंगे, वो आज उनके साथ बैठे। अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, इसलिए हम सरकार में नहीं रहना चाहते। अब वही फाइनेंस मिनिस्टर बन के फिर आएंगे तो क्या करेंगे? उसी अजीत पवार के साथ बैठना है आपको। जो अजीत पवार कह रहे थे कि अरे भाई मैं कहता हूँ घड़ियाल पे ठप्पा लगाओ, तुम कमर पे लगाता हूँ, ये कमला बाई क्या कर रही है? स्टील कितना महंगा हो गया, अच्छा लग रहा है, आ गए अच्छे दिन। ये जो भाषण दे रहे थे और लगातार कोस रहे थे बीजेपी को या वर्तमान सरकार को, अब ये उन्हीं के साथ बैठ के अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, विकास की करनी है। क्या विकास किया भाई? प्रफुल्ल पटेल, क्या औकात थी इनकी? प्रफुल्ल पटेल के भाई मध्य प्रदेश में एमएलए थे 80 से 85 में, 1980 से 85 में। और तब अर्जुन सिंह ने प्रफुल्ल पटेल, जो उनके छोटे मतलब विधायक के छोटे भाई थे, उनकी मुलाकात शरद पवार से करवा दी। और ये बीड़ी बनाने वाली कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। क्या एविएशन में घोटाला नहीं हुआ? प्रफुल्ल पटेल ने जो अकूट संपत्ति इकट्ठा की है, उस संपत्ति का संरक्षण करने के लिए वो जय मोदी कर रहे हैं, कोई मन से नहीं कर रहे। जी, जी। तो शरद पवार जी ने यही देखा, मतलब आने वाले राजनीति में यही होगा, जो भी केंद्र में आएगा वो फिर इनकी फाइल खोलेगा। यदि ये लगते हैं कि आज हम बच जाएंगे, तो फिर जब केंद्र में बदलाव होगा तब कहां बचोगे? फिर आप वापस चले जाओगे तो ये लोग लेंगे क्या आपको? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? अशोक सवाल ये है। अशोक हाँ, अशोक भाई, एक छोटा-सा थोड़ा विषय परिवर्तन है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आवश्यक है दर्शकों को समझना। जो ये मुंबई से फाइनेंशियल कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है गुजरात में, वो टैक्स हेवन बना रहे हैं। पहली बार आज आईपीओ अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हो रहा है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार हो रहा है। तो हाँ ये बिल्कुल। धीरे-धीरे एक 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 उसके तहत कर रहे हैं। लेकिन मैं नॉन मुंबई के हिसाब से, मुंबई एक एक ऐसी सिटी है जो केवल मराठियों की नहीं है। मुंबई सिटी आज की तारीख में, मतलब अगर उसने शाहरुख खान को जगह दी है, उसने अमिताभ बच्चन को जगह दी है, उसने एसडी बर्मन को जगह दी है, तो उसने उसका जो कॉस्मोपॉलिटन रूप है, वो गुजरात में नहीं मिलता है। गुजरात में अगर हम यूपी का कोई जाता है तो वहाँ मज़दूरी करने जाता है। लेकिन बम्बई में अगर कोई जाता है और अगर उसमें काबिलियत है तो उसको रूल भी कर सकता है। ये फ़र्क, इस पे थोड़ा एक आपसे समझना चाहेंगे कि अगर ये ले भी जाना चाह रहे हैं, तो मुंबई का जो गुजरात आत्मा, जी, जो आत्मा गुजरात है। जी, गुजरात रोजगार की भूमि हो सकती है। मुंबई भविष्य की धरती है। जिसको भविष्य में कुछ बनना है वो मुंबई आता है। और मुंबई किसी को खाली पेट नहीं भेजता, खाली हाथ नहीं भेजता, क्योंकि मुंबई का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मुंबई में पारसी, मुंबई में गुजराती, गुजरी में मारवाड़ी, मुंबई में सरदार सिख, मुंबई में मराठा, मुंबई में कोड़ी, ये तमाम जाति, मुंबई में मुसलमान, केरलाइट, सभी धर्मों के, मलयाली, केरलाइट। मुंबई में हाँ, इतने मलयाली दक्षिण एक भारतीय है कि एक रेस्टोरेंट, दक्षिण भारत का अखबार, मतलब मलयालम अखबार चलता है मुंबई में। नहीं, और तो रेस्टोरेंट मुंबई अगर में आप वहाँ, गुजराती अखबार चलते हैं। हाँ, तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन है और उनको सभी को मुंबईकर होने का एक ये है, गर्व है। हाँ, गर्व है। गर्व है। तो ऐसे मुंबई को यदि आप लेके जा रहे हैं तो आप सिर्फ इसलिए लेके जा रहे हैं, लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है आपसे डर, डर के मारे जा रहे हैं। कल यदि आपको लगेगा कि आपको मुंबई में ही होना चाहिए था, मुंबई वॉज ए बेटर प्लेस, तो आप फिर बॉम्बे में वापस आएंगे।
या फिर अब केंद्रीय कार्यालय के लिए तो अब ये बहुत ही हास्यास्पद बात होगी कि यूपीए की सरकार आएगी तो वो सब मुंबई शिफ्ट करेंगे, फिर एनडीए की सरकार आएगी और वहां मुख्यमंत्री यदि केरल के हो गए या यूपी के हो गए तो वो यूपी में शिफ्ट करेंगे। फिर जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो अपने राज्य में केंद्रीय कार्यालय, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, 50 साल के बाद इस देश में केंद्रीय जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके कार्यालय आपको हर राज्य में मिलेंगे, क्योंकि जब जब प्राइम मिनिस्टर आए तब तब बदल दिया उन्होंने। सवाल है, मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है तो है क्यों? मुंबई में फॉरवर्ड मार्केट है तो है क्यों? मुंबई में यदि कार्गो मूवमेंट है तो है क्यों? कुछ कारण है। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है तो है क्यों? आपने नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बनाई, फिल्म इंडस्ट्री में तो इतना हास्यास्पद है, मतलब दर्शकों को भी लगेगा कि अशोक वानखेड़े क्या बता रहे हैं। फिल्मों में कई कभार कॉकरोच की जरूरत पड़ती है सीन में, कई बार मच्छर भी होते हैं, कई बार कीड़े मकोड़े भी लगते हैं शूटिंग के लिए। मुंबई में उसके भी सप्लायर है। आप एक फोन करो और बोलो कॉकरोच चाहिए शूटिंग के लिए, तो वो 10 कॉकरोच लेके आता है, एक शूटिंग के लिए और बाकी स्टैंड बाय। शूटिंग के दौरान वो मर गया तो बाकी स्टैंड बाय। 15 सांप चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं, 20 हाथी चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। आपको यदि 200 क्राउड पीछे डांस करने के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाता है। ये चीजें आपको मात्र जमीन अलॉट करने से फिल्म सिटी नहीं बनती, उसके एक वर्कर होते हैं। फिल्मों में लाइट पकड़ने वाले लोग जो है, लाइटिंग वाले लोग, उनकी जिंदगी गई, उनकी 80-80 साल की उम्र है लेकिन वो लाइटिंग में परफेक्ट माने जाते हैं, उन्होंने और कोई काम नहीं किया। ट्रैक और ट्रॉली पुश करने वाले और खींचने वाले, वो एक कला है। आप किसी को भी नहीं बोल सकते हो कि धक्का मार, इधर गाड़ी को धक्का मारने वाली बात नहीं है। वो ट्रैक को धक्का ऐसा मारता है कि वो समझ में नहीं आता कि जर्क आ रहा है। ये लोग एक्सपर्टाइज माने जाते हैं, डबिंग करने वाले एक्सपर्टाइज माने जाते हैं कि वो फिल्म के पर्दे पे जो हीरो चलता है उसके हिसाब से जूते का आवाज निकालते हैं। आप करने जाओ तो आप नहीं कर सकते। विभिन्न आवाजों में बात करने वाले लोग हैं जो डबिंग आर्टिस्ट जिसको कहते हैं। फिल्मों के लिए कोरस, फिल्म गाना बनाना है तो बजाने वाले इतने आपको कहां से, यदि 40 वायलिन वाले चाहिए तो कहां से मिलेंगे? वो बम्बई शहर देता है, क्योंकि ये धीरे एक बार नहीं है, ये इंडस्ट्रीज बनने में 100 साल लगे। धीरे 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 ये नंबर बढ़ता गया। तो ये लोगों को समझना चाहिए। और यदि मात्र आप ये समझोगे कि हम बंबई का बदला लेने के लिए बंबई को खाली करेंगे, तो गुजराती वर्सेस मराठी ये जो सेंटिमेंट चल रहा है, इस सेंटिमेंट के चलते शिवसेना उद्धव गेन में है, शरद पवार गेन में है, और इनमें जद्दोजहद चल रही है। तो एक तीसरी पार्टी जो जिसका डीएनए महाराष्ट्र के था, कांग्रेस का, उसको अकूट संभावनाएं अभी है ग्रो करने के लिए, अपना अपना स्थान वापस हासिल करने के लिए। लेकिन फिर उनको नेता चाहिए महाराष्ट्र में। विलासराव देशमुख के मृत्यु के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास जो पूरे महाराष्ट्र को समझ पाए। वर्तमान में जो अध्यक्ष है नाना पटोले, वो एक जोक है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो उनको बदलना होगा, जमीन से जुड़े हुए लोगों को लाना होगा सामने, जो अपनी पार्टी के बारे में सोचे, ना कि अपने खुद के बच्चों के भविष्य के बारे में। जी। अशोक भाई, चलते-चलते एक अंतिम वो है, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। 11 बजे अजीत पवार साहब ने मीटिंग कॉल की हुई है, 1 बजे शरद पवार साहब ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली ये कोर्ट में जाके ही ये मामला खत्म होगा, क्योंकि लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, ये सब है। ये अल्टीमेटली कोर्ट देखिए आएगा इस। आनंद जी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ लोग असमंजस की स्थिति में हैं। कितना आंकड़ा ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, अजीत के पास कितना है, शरद जी के पास कितना है। कुछ लोग न्यूट्रल भी रहना चाहते हैं। उनका पुराना एक्सपीरियंस ये है कि जब अजीत पवार जब जब बगावत करते हैं और हम शरद जी के साथ खड़े होते हैं, उसके बाद अजीत पवार आके फिर वापस पार्टी में बैठ जाते हैं और फिर हमको रगड़ते हैं क्योंकि हमने तब उनको साथ नहीं दिया। तब हमको बचाने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे में न्यूट्रल रहना ही ठीक है बाबा। तुम पहले आपस में लड़ लो, फिर एक हो जाओ, फिर हम बात करेंगे, हम तो आप ही के साथ थे सर। तो कई लोग आउट ऑफ रीच भी हो गए हैं, फोन ही नहीं उठा रहे किसी का। जी, जी। तो ऐसे कई संभावनाएं हैं। तो कुछ लोग सुबह की मीटिंग वाले फिर शाम की मीटिंग में, दोपहर की मीटिंग में, दोनों जगह दिखेंगे आपको। कुल मिलाकर ये मामला कोर्ट जाएगा, ये स्पीकर के पास जाएगा। और पिछली बार सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए थे एकनाथ शिंदे के मामले में,
10 पॉइंट का निर्णय था, उसमें से 1 पॉइंट तो उन्होंने हायर बेंच को रेफर किया। बाकी 9 पॉइंट में जो निर्णय दिया था, उन्होंने ओरिजिनल पार्टी के मायने विधायक और सांसद नहीं, नहीं है, ये रेखांकित किया था। विधायक और सांसद का जो संसदीय बोर्ड है या विधानमंडल का जो बोर्ड है, इट्स अ पार्ट ऑफ द पार्टी, इट्स नॉट द पार्टी। तो उसके लाइट में, उसको देखते हुए अब स्पीकर को भी उसी लाइट में डिसीजन लेने होंगे। जी, तो ये मामला अभी मुझे लगता है चुनाव तक खींचा जाएगा और शरद पवार रास्ते पे उतरकर फिर से एक बार अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसमें मुझे एडवांटेज शरद पवार ही लगता है अभी तो, जी, क्योंकि गुजराती वर्सेस मराठी जो हो रहा है, इसमें गुजराती का टैग जो है, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी, इनको बहुत भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी मराठी नेताओं के नाम से जानी जाती थी, चाहे प्रमोद महाजन हो, चाहे एकनाथ खड़से हो, चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, चाहे उत्तमराव पाटिल हो जो पुराने जिनने काम किया, हर्षु अडवाणी हो या गडकरी हो, ये लोग स्तंभ थे बीजेपी के। आज महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग सामने आए वो इतने बौने हैं कि इन दो गुजरातियों के सामने पिग्मी नजर आते हैं। और जब पिग्मी छोटे छोटे बौने लोग आपका नेतृत्व करेंगे, तो फिर महाराष्ट्र में जो बाकी स्टार बोर्ड है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, उसके सामने तो ये फिर बिल्कुल ही मिनिएचर दिखने लगते हैं। जी, प्रश्न नहीं है। जी। अशोक भाई, आपको जाना है, लेकिन मैं एक अंतिम एक लाइन का आपसे उत्तर, जो अभी गिनती है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जो लोकसभा मेंबर हैं, 6 शिवसेना, 4 एनसीपी, 1 कांग्रेस, 11। 2024 में ये 11 की फिगर क्या 40 पार कर पाएगी या ये 20-25 पे अटकेगी? 45 के आसपास जाएंगे। जी, जी, ठीक है। बीजेपी और ये सारे लोग सिंगल डिजिट पे आएंगे। जी, ठीक है। अशोक भाई, इस पे और आगे चर्चा करेंगे, जो डेवलपमेंट होता है फिर एक बार उस पे अगर हाँ, मौका मैं रहा एक तो। बार आज शाम तक, रात को एक बार फिर थैंक बैठेंगे। यू, थैंक यू सो मच अशोक, थैंक यू।